नमस्कार। जैसा कि पीछे देख रहे हैं एक हेडिंग लगा हुआ है वैदिक संस्कृति। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता का काल विभाजन जो मैंने अभी चार्ट में बनाया वो ये है कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि इस जगह अगर आप देखेंगे तो भारत में 1050 बीसी में लोहे की खोज हो रही है। 1050 बीसी में लोहे की खोज हुई है, और लोहे की खोज जो हुई है वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हुई। और इस लोहे की वजह से इस उत्तर वैदिक काल में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहले नगरीकरण जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी नगरीकृत सब जो शुरुआत होगी वो 600 ईसा पूर्व के बाद। तो वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता के जो मूल निवासी थे, वैदिक सभ्यता के जो मूल निवासी थे उन्हें कहा गया है आर्य। पहला प्रश्न, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है अभिजात्य, आर्य का अर्थ होता है कुलीन। अब इस वैदिक सभ्यता के बारे में अगर देखें तो एक चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भगवान दास गिडवानी की एक पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, रिटर्न ऑफ द आर्यंस, ठीक है। तो उसमें उन्होंने भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। देखिएगा, एक चीज मैं आपको पहले मैप के माध्यम से क्लियर करूं। ये भारत है, और भारत के इस वाले हिस्से में और भारत के इस वाले हिस्से में, तो इस वाले हिस्से में तो एक आप देखेंगे जिसे कहेंगे ऋग्वैदिक काल, और इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे हम उत्तर वैदिक काल। अब ये जो ऋग्वैदिक काल है इसका अगर हम मूल निवासी माने तो आर्य हैं। आर्य कहाँ थे ऋग्वैदिक काल में? तो आर्य रहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में। बोले सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इस पूरे काल को वैदिक काल कहेंगे, और अध्ययन की दृष्टि से इसे तो हमने बांट लिया ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी,
और इसे हमने कह दिया उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 620। इसे कहते हैं हम सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश, और कई नामों से हम इसे जानेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में कहाँ से जानकारी मिल रही है और उनका मूल निवास स्थान कौन सा है। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक विद्वान हुए हैं गिडवानी जी, और उनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। वो कहते हैं साहब आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो भारत ही है। एक हुए हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र जी। अविनाश चंद्र जी कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये है साहब सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियों के बीच का भाग, जैसे सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास। ठीक है। इधर एक और विद्वान हैं जिनका नाम है गंगानाथ झा, और गंगानाथ जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो है ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश। अब ब्रह्म ऋषि देश कौन सा हुआ? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा, इसके आसपास का क्षेत्र। तो पहली चीज, आर्य, आर्य कौन थे? तो बोले साहब आर्य जो थे सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जो वैदिक सभ्यता आ रही है उसके मूल निवासी थे। बोले आर्य कहाँ से आए? तो आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कर रहे हैं। भगवान दास जी कह रहे हैं कि नहीं साहब आर्य तो भारत के ही रहने वाले थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र जी कहते हैं नहीं साहब आर्यों का मूल निवास स्थान जो था सप्त सैंधव प्रदेश था। और पंडित गंगानाथ झा कह रहे हैं कि नहीं साहब आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो ब्रह्म ऋषि देश था। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो एक विद्वान हुए साहब जिनका नाम है डॉक्टर एल डी कल्ला। डॉक्टर एल डी कल्ला कहते हैं कि साहब आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था कश्मीर, यानी कश्मीर से आए आर्य और भारत में इंडस या सिंधु नदी के आसपास आकर बस गए। एक और विद्वान है जिनका नाम है डीएस त्रिवेदी, और डीएस त्रिवेदी का मानना है कि सही है कि आर्य जो है ये देविका प्रदेश के निवासी है। देविका प्रदेश के निवासी है, वर्तमान जम्मू के आसपास का क्षेत्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था साहब तिब्बत। तो गंगानाथ झा, गिडवानी जी, एल डी कल्ला जी, त्रिवेदी जी, दयानंद सरस्वती, और एक आपको दिख रहा होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास। तो तिलक साहब ने कहा कि साहब ये जो हैं यानी आर्य जो हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक क्षेत्र से आए और भारत में आकर बस गए। सिंपल सी बात। तो याद करने का तरीका आपको याद कैसे करना है? तो कैसे कल्ला, कैसे कश्मीर। दयानंद सरस्वती कहते हैं कहाँ से आए? बोले साहब तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक, तिलक हमेशा सिर में लगा जाता है उत्तर की तरफ, तो उत्तरी ध्रुव। और गंगानाथ झा, गंगानाथ झा जी कहते हैं कि नहीं साहब ब्रह्म ऋषि देश से आए। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक तरफ आपको नाम देगा विद्वान और दूसरी तरफ देगा आर्यों का मूल निवास स्थान, कहेगा मैच करा लीजिए। आगे बढ़ें। अब
इसके बाद अगर देखें तो कुछ विद्वान जो है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में और चर्चा करते हैं, जिन्हें हम पाश्चात्य विद्वान, वेस्टर्न स्कॉलर कहते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है पी गाइल्स। पी गाइल्स कहते हैं कि यूरोप में हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी में आर्यों का मूल निवास स्थान था, यानी कि आर्य जो थे वो यूरोप से आए थे। एक हर्ट व पेनिका जो है वो कहते हैं नहीं साहब, जर्मनी से आए थे। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो दक्षिणी रूस था। ये तीन और आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कहें या सर्वमान्य मत जो कहें वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, और मध्य एशिया में भी एक जगह है जिसका नाम है बैक्ट्रिया। तो मैक्स मूलर, मैसे मैक्स मूलर और मैसे मध्य एशिया, इसको लगभग सभी विद्वानों ने मान्यता दी है, ध्यान रखिएगा। भाषाई आधार पर भी हमने जोड़ने का प्रयास किया ईरान से। ईरानी ग्रंथ है एक जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, और जिंद अवेस्ता में भाषाई समानता मिली है, आगे चर्चा होगी। तो आर्यों के मूल निवास स्थान में देशी और विदेशी दो प्रकार के मत आए हैं। आगे बढ़े। अब बात करें एशिया माइनर में आर्य संस्कृति का प्रमाण। क्या भारत में ही आर्य सभ्यता विकसित हुई या आर्य संस्कृति और भी कहीं थी? तो देखिएगा, सबसे पुराना हिंद यूरोपीय भाषा का जो नमूना है वो प्राप्त हुआ है इराक से, और लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास का एक लेख है। ठीक है साहब, आगे देखें। 19वीं शताब्दी में अनातोलिया में हिट्टाइट अभिलेखों में हिंद यूरोपीय भाषा, यानी भाषा के आधार पर कनेक्ट करने की बात की जा रही कि वहां भी भाषा ऐसी बोली जा रही थी जो आर्य सभ्यता के लोग बोल रहे, लेकिन आर्य सभ्यता के लोग तो संस्कृत भाषा बोलते थे। इसका मतलब यहाँ की भाषा संस्कृत होनी चाहिए थी, तो इसलिए इस मत को अधिकतर नहीं मानते। ठीक है साहब। 1400 ईसा पूर्व का याद रखिएगा एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, और बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। देखिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। हुआ क्या, सिंपल सी बात, एशिया माइनर वर्तमान टर्की, वहाँ पर कबीलाएं जाती थी, दो कबीलाएं, एक हित्ती और एक मितन्नी। तो हित्ती और मितन्नी जो थे ये आपस में लड़े, लड़ने के बाद उनमें समझौता हुआ, और समझौता कराने के लिए भारतीय देवताओं को बुलाया गया, और भारतीय 4 देवता वहां गए, और इन 4 देवताओं का नाम है इंद्र, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। आपसे पूछेगा बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन कितने देवताओं के नाम का उल्लेख है? बोले साहब 4। 4 भी कौन कौन से? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। आगे चलते हैं। अब आइए आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। देखो साहब, अब मैं बात कर रहा हूं ऋग्वैदिक कालीन, दो है, एक ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। तो हम पहले जो चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र में, और आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। तो देखो साहब, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के निवास स्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सप्त सैंधव प्रदेश।
सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियों के बीच का क्षेत्र। बोले साहब 7 नदियां कौन कौन सी थी? तो 7 नदियां थी सिंधु, सरस्वती, सरस्वती को कहा गया है बुद्धि की देवी नदी तमा, शतुद्री यानी शतलज, ऋग्वेद में शतुद्री नाम मिलता है, व्यास विपाशा, रावी परुष्णी, चिनाब अस्किनी, झेलम वितास्ता। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो आर्य जो थे इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में रहे, और 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में रहे, इसलिए आर्यों के मूल निवास स्थान को क्या कहा है? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है साहब। अब ऋग्वेद में कुछ अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। जैसे ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख है, ऐसे ही जैसे गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है साहब, ऐसे ही अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक है कुभा, याद रखिएगा काबुल, एक कुर्रम यानी कुरमू, एक गोमती यानी गोमल दर्रे, आप सुनते हैं गोमल दर्रा, और एक सुवास्तु यानी स्वात। आपसे पूछेगा कि अफगानिस्तान की कौन सी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो बोले साहब 4, बोले कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। वैसे सप्त सैंधव प्रदेश में शामिल नहीं है। आगे देखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो गंगा यमुना क्षेत्र, देखो साहब, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, तो ऐसे याद कर लीजिए भारत में कितनी गंगा है, तो बोले साहब भारत में 1 गंगा है। ऋग्वेद में यमुना नदी, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, यमुना में 3 अक्षर हैं। तो 7 नदियां, सप्त सैंधव प्रदेश, फिर अफगानिस्तान की 4 नदियां, और फिर अगर आप देखेंगे तो गंगा और यमुना का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल के साथ साथ हम देखते हैं अब उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। अब उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र को जानने के लिए आपको एक कथा के माध्यम से समझना पड़ता है, और कथा जो है वो है, ये वाला स्लाइड मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। देखो, विदित माधव की कथा, पहला ही प्रश्न बनता है कि विदित माधव की कथा जो है वो कहां से मिलती है, तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण। क्लियर? और इस विदित माधव की कथा से आपको उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वैदिक काल के आर्यों का निवास, और यहां से लेकर यहां तक उत्तर वैदिक काल। विदित माधव ने क्या किया, एक अग्नि को मुख में धारण किया, और यह अग्नि सब कुछ जलाती हुई, यहाँ जंगल थे, सब कुछ जलाती हुई यहां तक पहुंची। इसके पीछे पीछे विदित माधव भी चला, और विदित माधव का एक पुरोहित था गौतम राहुगण। ये मान लीजिए विदित माधव है, इसका एक पुरोहित है गौतम राहुगण। इसने क्या किया, एक अग्नि का गोला मुख में धारण किया, और गोला आगे आगे चलने लगा, और उसने पूरे क्षेत्र को जलाया। और लास्ट में यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सदा नीरा। सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, और यहां तक आके ये गोला इस नदी में आके खत्म हो गए। अर्थात आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई है सदा नीरा। इधर तो हो गया अफगानिस्तान, जैसा कि आपको नदियां बताई मैंने,
फिर इधर भारत की नदियां, सप्त सैंधव, गंगा, यमुना, और एक पूर्वी सीमा कौन सी है? सदा नीरा, उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में, अब पढ़ लीजिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने ब्रह्मवत से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकटतम क्षेत्र पर अधिकार किया। गंगा, यमुना, दोआब और उसके निकटतम क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके पश्चात आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और इसका नाम रखा है मध्य देश। उत्तर वैदिक काल में आर्य मध्य देश तक पहुंच रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है सदा नीरा नदी तक पहुंच रहे हैं। और आगे चलकर आर्यों ने बिहार, बंगाल, दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत उनके अधिकार में आ गया और जिसका नाम उन्होंने रखा है आर्यावर्त। अब देखो साहब, आर्य, आर्य का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में हमने दो भाग कर दिए, एक ऋग्वैदिक काल और एक हमने भाग कर दिया उत्तर वैदिक काल। अब आर्यों के क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे कहा जाता है आर्यावर्त। तो सिंपल सा समझिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा बेल्ट है इसे ही कहेंगे आर्यावर्त। तो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? तो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा। इसके दो भाग हैं, एक सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा गंगा, यमुना, दोआब से लेकर, गंगा, यमुना, दोआब से लेकर सदा नीरा, सदा नीरा यानी गंडक। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का हो गया और ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का हो गया। इस पूरे क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग क्या किया गया है? तो इस पूरे क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है आर्यावर्त। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैदिक कालीन नदियों की। देखो सर, वैदिक कालीन अगर नदियों की हम बात करें तो वैदिक नदियों में ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है। सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है तो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई। इसके बाद अगर देखें तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी याद रखिएगा सरस्वती है और सरस्वती को कहा गया है नदी तमा। दो चीजें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उल्लेख और सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो सबसे ज्यादा उल्लेख और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सिंधु, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार उल्लेख भी अगर देखें तो सिंधु नदी का है। लेकिन सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी जो है ये है नदी तमा अर्थात सरस्वती। फिर देखिए समुद्र, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बारे में कहा गया है कि ये नदियां अपना पानी समुद्र में गिराती हैं। फिर एक दृष्टवती नदी सरस्वती की सहायक नदी के रूप में और इसकी आधुनिक पहचान चौतंग नदी से की जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा है कि वैदिक संहिता, देखिए एक शब्द लिखा है वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है साहब। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है
ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसे कहते हैं नदी सूक्त। अभी समझ में आ जाएगा आपके क्या कह रहा हूं मैं। और इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। देखो साहब, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता का मतलब है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों को सम्मिलित रूप में कहा जाएगा वैदिक संहिता। अब वैदिक संहिता में अगर आपसे प्रश्न पूछे कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 31, 31। फिर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में 25। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों के नाम का उल्लेख है। और इस नदी सूक्त में एक नदी के नाम का उल्लेख नहीं है, वो है व्यास या विपाशा। वापस मैं समझा दूं, वैदिक संहिता, बोले वैदिक संहिता क्या है, तो वैदिक संहिता में 4 प्रकार के ग्रंथों को शामिल किया गया है। बोले सबसे पहले बोले वेद, वेद के बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है आरण्यक, आरण्यक के बाद है उपनिषद। सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर वेद में एक इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और 10 मंडल में से इन मंडल में एक सूक्त है नदी सूक्त। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है कि वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। तो ये जो वैदिक संहिता है, इस टोटल वैदिक संहिता में आपको ध्यान रखना है 31 नदी यानी 31 नदियों का उल्लेख है सर। फिर अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। फिर अगर आपसे पूछे कि नदी सूक्त, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। और एक नदी यानी व्यास नदी का उल्लेख यहां नहीं है। यही पिछली स्लाइड में आपको समझाया गया। क्लियर? ये वैदिक संहिता 31 नदियां मैंने लिख दिया। 25 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है, ये भी बता दिया है। ऋग्वेद में एक सूक्त है नदी सूक्त, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है और विपास का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर मरुदवृधा नदी का उल्लेख मिलता है। याद करके जाइएगा। आगे चलें। अब बोले साहब वैदिक साहित्य, देखो अभी मैंने बताया वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में 4 चीजें हैं। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है आरण्यक, आरण्यक के बाद है उपनिषद। इसको भी समझ लीजिए। तो हमारे वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के अर्थ को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। फिर है एक जंगल में बैठकर लिखे गए ग्रंथ, और जंगल में बैठकर जो लिखे गए ग्रंथ हैं उन्हें कहा गया है आरण्यक। और वेदों का जो अंतिम भाग है उसे कहा जाता है उपनिषद। अंतिम भाग है इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत। तो आपसे पहला प्रश्न ये बनता है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल है। बोले साहब 4। बोले कौन कौन सी? तो वैदिक साहित्य में शामिल है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब ये जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक पूरे की बात हो रही है, इस पूरे वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति का मतलब है सुनकर लिखा गया साहित्य। ध्यान रखिएगा, ये जो वेद हैं, इन वेदों को कहा गया है अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब है जिनकी रचना मानव के द्वारा नहीं की गई है। और वेदों को कहा जाता है नित्य।
अब वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, फिर आरण्यक की रचना हुई। इन सब का बेस क्या है? इन सब का बेस वेद है, और वेद की रचना ईश्वर ने की, मानव ने नहीं की। मानव तो केवल संकलन करता है। तो वैदिक साहित्य आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रंथ की। देखिए ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है आर्यों का, इसको हटा देते हैं, एक एक स्लाइड से ही देख लेते हैं जिससे कि आपको ध्यान में रहे। अगली स्लाइड देख लें। अब देखिए ऋग्वेद का परिचय। ऋग्वेद में ऋक शब्द का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। छंदबद्ध रचना या श्लोक, ठीक है। ऋग्वेद के सूक्त, सूक्त का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी बातें, या कहें अच्छी उक्ति। तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो देवताओं की स्तुति से संबंधित हैं। इनमें भक्ति भाव को भी प्रधानता दी गई है, ठीक है साहब। अब ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना जो हुई है, ये मैंने अभी अभी आपको भौगोलिक प्रदेश जो बताया है वो बताया है सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सैंधव प्रदेश में, 7 नदियों के बीच के क्षेत्र में। अब ये जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद में 10 मंडल है। इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त मैंने अभी बताया आपको। 10,580 मंत्र हैं। और मंत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो आपको जानना है, उसे कहते हैं ऋचा। सूक्त का अर्थ अच्छी बातें, और प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र या ऋचाएं हो सकती हैं। चाहे आरएस भी दे रहे हो आप तो भी आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। तो ऋग्वेद का परिचय मैंने आपको दे दिया है। देवताओं के द्वारा रचित है, इसीलिए इसे अपौरुष्य कहा गया। ठीक है, 10 मंडल हैं। अब आगे बढ़े। आगे अगर देखें तो ये जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। ऋग्वेद के 3 पाठ, पहला साकल, दूसरा बालखिल्य और तीसरा वाष्कल पाठ। ठीक है। अब आपने कहा सर 1028 सूक्त है और यहां तो 1017 ही थे। तो देखिए साकल जो हिस्सा है इसमें 1017 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब अच्छी बातें। बालखिल्य जो है इसके 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, और बालखिल्य जो है ये 8वें मंडल का परिशिष्ट है। टोटल मंडल कितने बोले 10, इसमें कितनी बातें बोले 11। तो 1017 और 11 कितने हो गए 1028। तीसरा है वाष्कल। वाष्कल में कितने हैं 56 सूक्त हैं, लेकिन ये जो 56 सूक्त हैं ये उपलब्ध नहीं है। तो टोटल कितने हो गए 1028। वेदों का संकलन जो है महर्षि द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया, संकलन किया गया साहब, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है।
ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्र देव आवाहन से संबंधित हैं और ऋग्वेद के मंत्र के उच्चारण जो भी पुरोहित यज्ञ के अवसर पर करता था उसे होत्र या होता कहा जाता था। तो ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाएगा? होत्र या होता। ये रहा, याद रहेगा। ऋग्वेद के कितने पाठ? 3 पाठ, साकल, बालखिल्य और वाष्कल। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो ऋग्वेद के मंडल देखो साहब, ऋग्वेद के मंडल और ऋषि, अब ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं साहब। ऐसे लिखता हूं मैं, जैसे प्रथम मंडल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल में 2 से लेकर 7 तक जो है सबसे प्राचीन है, किसी न किसी ऋषियों के नाम पर। जैसे पहला मंडल है मधुछंदा दीर्घतमा अंगिरा ऋषि, दूसरा ग्रत्समद ऋषि, तीसरा जो है विश्वामित्र ऋषि, और तीसरे मंडल में याद रखिएगा एक मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। चौथा मंडल वामदेव ऋषि, ये कृषि से संबंधित है। पांचवा मंडल अत्रि ऋषि, छठा मंडल भारद्वाज ऋषि, फिर सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि, आठवां मंडल कण्व ऋषि, बालखिल्य की बात हुई थी, नौवां मंडल अंगिरा ऋषि, और 9वें मंडल में ही सोम का वर्णन मिलता है। मूजवंत पहाड़ी पर मिलता था सोमरस, इसका वर्णन मिलता है। और 10वां मंडल जो है इसे एक प्रकार से शूद्र सूक्तीय या महासूक्तीय ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो पहला ही प्रश्न है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? बोले साहब ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है साहब। किसने रचना करी? बोले रचना तो देवताओं ने की, ऋषियों ने इसको संकलित किया। बोले ठीक है साहब। तो ऋग्वेद के 10 मंडल में सबसे प्राचीन मंडल, बोले 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सबसे प्राचीन है। बोले ठीक है साहब। बोले तीसरा मंडल, बोले तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र है साहब, विश्वामित्र की बात होती। ठीक है साहब। चौथा मंडल, बोले चौथा मंडल जो है ये कृषि से संबंधित है। ठीक है साहब। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है जो सबसे बाद का है, जैसा मैंने बताया ही है। 9वां मंडल जो है इसमें सोम की बात की गई है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे आर्य। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पहले ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखा, फिर उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखा, फिर इसमें नदियों के नाम को देखा, आर्यों के मूल निवास स्थान को देखा, अलग अलग विद्वानों का मत देखा। फिर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो साहित्य है उसे हम कहते हैं, सॉरी, वैदिक कालीन साहित्य में 4 चीजें हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले हमने शुरू किया है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद में टोटल हैं 10 मंडल। आगे जो वैदिक सभ्यता है वो आपको मिलेगी अगली कक्षा में।
ये वाली क्लास हमारी यहीं तक, फिर मिलते हैं।